Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all students? I hope that you are good and fine. In the previous class we were talking about mixture. We were taking revision of this chapter. Now we'll continue the previous lesson. We have talked about mixtures, what are mixtures and what are the properties of mixtures, and we have gone through some examples of mixtures around us. अब मिक्सचर्स में हमने ये चीज़ पढ़ी कि केमिकली कंबाइंड नहीं होते, दे आर जस्ट द फिज़िकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल एयर, मिनरल वाटर एंड अदर अलॉयज़ ऑफ डिफरेंट मेटल्स। और ये कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ थी कि आर नॉट फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन, कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल प्रोसेस, have the same properties as their constituents, have constituents mixed in any proportion by mass। ये कुछ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है जो हमने कल की क्लास में जो है डिस्कस किया। अब एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के दरमियान क्या फ़र्क हैं उनको भी हमने डिस्कस किया कि अगर हम फिज़िकली मिलाते हैं तो मिक्सचर बनता है और केमिकली उनको मिलाते हैं तो वो कंपाउंड्स बनते हैं। और इनमें से कुछ एग्जांपल्स जो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की हैं वो हमने देखी। फिर सेपरेटिंग मिक्सचर्स की टेक्निक्स के ऊपर डिस्कस किया। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स वो भी हम इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग सम फिज़िकल प्रोसेसेस एंड दे आर क्वाइट इजी। सम ऑफ देम आर रियली वेरी इजी, जैसा कि हम ने आयरन फिलिंग्स को अलग किया सल्फ़र के मिक्सचर के साथ। इसी तरीके से कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक्स हो सकती हैं, तो उनमें फ़िल्ट्रेशन, एवापोरेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रोमेटोग्राफी हैं। फ़िल्ट्रेशन क्या चीज़ है? सॉलिड पार्टिकल्स को अलग करना किसी लिक्विड मिक्सचर से, लेकिन वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व ना हो, ठीक है। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ऑफ solid which are mixed with water or liquid, they can be separated by filtration। Similarly evaporation क्या चीज़ है? Separation of soluble particles from the liquid mixture, यानी कि किसी चीज़ को हमने पानी में या लिक्विड में डिज़ोल्व किया, फिर उसके बाद उसको सेपरेट कर रहे हैं। जैसे कि हमने सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको सॉल्ट को अलग करना चाहते हैं हम, सो वी विल यूज़ evaporation technique to separate the mixture, separate the constituents from the mixture। Similarly distillation क्या है? distillation उस लिक्विड को अलग करना का प्रोसेस है जो कि मिक्सचर होता है किसी भी यानी कि सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में से हम लिक्विड को अलग करें, उसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। इसी तरीके से क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी में कलर की जो डाइज होती हैं, यानी कि कलर्स होते हैं, उनको अलग करना और ये अंदाज़ा लगाना कि कितने कलर्स के कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर कलर में शामिल थे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दो या दो से ज़्यादा कलर्स मिलकर कोई तीसरा नया कलर बनाते हैं। तो उनमें कोई भी कलर हमें अगर नज़र आ रहा है तो उसमें कौन कौन से कलर्स हैं उसको जानने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज़ करते हैं। तो ये बात हमने डिस्कस की कि अगर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को अलग करते हैं तो जो चीज़ फ़िल्टर होकर नीचे आती है, यानी कि लिक्विड यानी वाटर, तो वो फिल्ट्रेट कहलाता है, ठीक है। जो चीज़ हमने सेपरेट की वो क्या है, यहाँ पर फिल्ट्रेट कहेंगे फ़िल्टर के बाद। ये उसकी कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स थी। इसी तरीके से एवापोरेशन जब हम करते हैं तो उसमें जो चीज़ हमें बचती है, अलग होती है, उसको हम रेजिड्यू कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है, डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हमने इस लिक्विड को अलग किया, पहले इसको बॉयल किया, यहाँ से एवापोरेट होकर फिर ये कंडेंसर में आके कूल डाउन होकर वापस लिक्विड बन के यहाँ पर जमा हुआ, इसको हम कहेंगे डिस्टिलेट। क्या कहेंगे? डिस्टिलेट। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर डिस्टिलेशन के बाद जो हमारा डिस्टिलेट बचता है उससे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं या उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डिस्टिल वाटर है, एसेंशियल ऑयल्स हैं जिनमें डिस्टिल वाटर यूज़ होता है, और परफ्यूम बनाने के लिए भी हमें
डिस्टिल वाटर ही चाहिए होता है। डिस्टिल वाटर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी, कोई सॉल्ट या कोई भी और सब्सटेंस या एलिमेंट शामिल ना हो, वो प्योर अपनी प्योर हालत में हो। इसी तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये एक ख़ास पर्टिकुलर प्रोसेस है, ठीक है। ये भी एक तरह की सेपरेशन टेक्निक ही है और इसमें हम मुख्तलिफ एक मिक्सचर होता है हमारे पास, उसको हम अलग अलग करते हैं उसमें से सारी चीज़ें, और हर सब्सटेंस का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड इफ़ अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स इज़ टू बी सेपरेटेड। यहाँ पर एक मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर हम लेते हैं, ठीक है, और मिक्सचर को हम अलग अलग करते हैं, उसके अंदर जितने लिक्विड्स हैं उन सब के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर हम उनको लेके जाते हैं और उसमें से पर्टिकुलर लिक्विड्स या जो गैसेस होती हैं उनको हम अलग करते हैं। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और टावर इज़ यूज्ड टू सेपरेट द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनटू फ्रैक्शंस और पार्ट्स। जैसे कि ये हमारे पास एक फ्रैक्शनेटिंग टावर है, ठीक है, इसको कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी कह सकते हैं। तो क्रूड ऑयल एक मिक्सचर है यहाँ पर, इन एंड एयर आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। किस तरीके से होता है, पहले यहाँ से क्रूड ऑयल एंटर होता है, एक फर्नेस से वो पास होता है, फर्नेस से पास होने के बाद वो हीट अप हो जाता है, और हीट अप होने के बाद उसका टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है। तो जो चीज़ 50 डिग्री के ऊपर अलग होनी होती है सबसे कम डिग्री पर, तो वो सबसे ऊपर से अलग हो जाती है, ठीक है, जिसको हम जो है जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, जो जिसमें गैसेस नॉर्मली शामिल होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो थोड़ा मज़ीद उनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये ज़्यादातर लिक्विड्स होते हैं, और जिसमें गैसोलीन है यानी कि पेट्रोल है। इसी तरीके से जो मज़ीद अगर हम और हाई टेम्परेचर पर जाते हैं तो जिसमें नैफ्था, फिर केरोसिन ऑयल और डीज़ल ऑयल और लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह हमें हासिल होते हैं। और फिर जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जाया जाता है सबसे ज़्यादा ऊपर, तो उसमें से हमें बिटुमिन वगैरह हासिल होता है, जो कि एक कार्बन की फॉर्म होती है। तो यानी कि हम ये कहते हैं कि क्रूड ऑयल एक मिक्सचर है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड्स शामिल हैं, या लिक्विड्स और गैसेस का मिक्सचर है। हम उनको अलग अलग टेम्परेचर पर लेके जाके उन चीज़ों को अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि हर टेम्परेचर में से हर एक टेम्परेचर के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ उसमें से अलग हो जाती है। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लास्ट में हम जो चीज़ टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसमें हम कलर्स को सेपरेट करते हैं। क्रोमेटोग्राफी is used to separate the constituents of mixture by passing the mixture into solution through a medium such as paper. पेपर के ऊपर हम उसको रखते हैं। The constituents are separated as they move at different rates into the medium. Paper chromatography can be used to separate and identify constituents such as ink and food coloring. यानी कि डिफरेंट कलर्स जो हैं वो उस पर फैल जाते हैं एक पेपर के ऊपर, और डिफरेंट रेट्स उनकी होती हैं, यानी कि डिफरेंट स्पीड उनकी होती है फैलने की। तो हम ये देखें कि अगर हमने एक पेपर लिया और उस पेपर को एक स्टिक के साथ रख के बीकर में सिंक किया, और उसमें थोड़ा सा पानी भी हमने लिया और एक ड्रॉप ऑफ इंक हमने उसके ऊपर लगा दिया, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे वो जो स्पॉट है वो फैलना शुरू होगा और एक वक्त के बाद वो काफ़ी हद तक फैल जाएगा। तो हमें ये पता चला कि एक इंक जो है उसके अंदर डिफरेंट डाइज़ मौजूद होती हैं, डिफरेंट कलर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। सो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू सेपरेट कलर्ड डाइज इन अ ड्रॉप ऑफ इंक, यानी कि एक इंक जो बनती है उसके अंदर भी डिफरेंट कलर्स शामिल होते हैं, डिफरेंट डाइज से मिलकर उसको, यानी कि डिफरेंट डाइज के कॉम्बिनेशन से एक इंक जो है वो बनाई जाती है। और इसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं देखें, हम बहुत सारी चीज़ें हमारे घरों में मौजूद होती हैं और हम उसको देखकर पहचानते हैं कि आए कि ये ऑयल है या हनी है या फिर मिल्क है या किसी किस्म का कोई वाटर है। मतलब
हम हर एक चीज़ को, चाहे हमारे पास फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, या किसी किस्म के लिक्विड मटेरियल्स हों या सॉलिड्स हों, उन सब को हम उनके कलर्स को बेसिकली देखकर हम पहचानते हैं क्या है कि क्या चीज़ है। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट फ्लेवर्स बनाने के लिए भी हम ये फूड कलरिंग का इस्तेमाल करते हैं, इन डाइस का इस्तेमाल करते हैं, कलर्स का। क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज टू सेपरेट, एनालाइज एंड आइडेंटिफाई द कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ मिक्सचर्स सच एज यूरिन, ब्लड, इंक्स, फूड कलरिंग एंड फ्रूट जूसेस। तो बहुत सी जगहों पर ये इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पर हमने सेपरेटिंग मिक्सचर्स की बात की। सॉल्यूशंस क्या हैं भाई? सॉल्यूशंस में हमने पढ़ा कि जब हम किसी भी चीज़ को, यानी कि शुगर को या सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो वो एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है, यानी कि एक सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूशन कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है? दो चीज़ों से। एक वो सब्सटेंस जिसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वो सॉल्यूट कहलाता है, और जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही है उसको हम जो चीज़ डिज़ोल्व करते हैं, यानी जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही होती है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिस चीज़ में डिज़ोल्व किया जा रहा होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये बेसिक फ़र्क है। अ सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर फॉर्म्ड व्हेन वन और मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, एक सॉल्यूशन भी मिक्सचर है जब उसमें हम एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट्स को मिला दें। द सॉल्वेंट फॉर्म्स द बल्क ऑफ सॉल्यूशन। द सॉल्वेंट फॉर्म्स द बल्क ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सॉल्वेंट पर होता है। और इन केस ऑफ शुगर सॉल्यूशन, द शुगर इज़ अ सॉल्यूट वाइल द वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। सो अगर हम शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो शुगर कम क्वांटिटी में होगी तो शुगर विल बी सॉल्यूट, और वाटर उसमें सॉल्वेंट होगा क्योंकि वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और यानी शुगर। इसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि सॉल्यूशंस की हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। आप ये देख लें कि फिजी ड्रिंक इज़ मेड अप ऑफ शुगर, कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व इन वाटर, यानी कि वाटर इसमें ज़्यादा है लेकिन उसके अंदर हम कलर्स हमने मिलाया, फ्लेवर्स मिलाए, और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस जो हैं वो मिलाई गई हैं, जिसकी वजह से ये एक हमारे पास सॉल्यूशन बना। ठीक है, इसी तरीके से ब्रोंज़ है, हमने पढ़ा है ब्रोंज़ द मिक्सचर ऑफ टिन एंड टिन डिज़ोल्व इन कॉपर। इस तरीके से ये टिंचर है, आयोडीन का सॉल्यूशन होता है ये। ठीक है, मेड ऑफ आयोडीन अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल के अंदर हम आयोडीन को मिक्स करते हैं। अल्कोहल ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, आयोडीन उसमें कम क्वांटिटी में होता है, तो आयोडीन जो है वो सॉल्यूट है, और जो अल्कोहल है वो सॉल्वेंट है। इस तरीके से एयर है, एयर इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर, डिफरेंट गैसेज उसके अंदर मिक्सअप हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज एंड डिज़ोल्व इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी एयर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होती है, तो सबसे ज़्यादा जो मकदार में मौजूद है हमारे एयर में गैस, वो है नाइट्रोजन। उसी के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, यानी मिक्स है, उसी के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अदर गैसेस मौजूद हैं। सो अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज़ सॉल्वेंट इज़ नोन एज एन एक्वा सॉल्यूशन। इनमें से एक्वा सॉल्यूशन कौन सा है भाई? इनमें से एक्वा सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट वन है जो कि फिजी ड्रिंक है, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी मिक्सचर्स हैं वो एक्वा सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि उनके अंदर वाटर मौजूद नहीं है एज अ सॉल्वेंट। वाटर अगर एज अ सॉल्वेंट मौजूद हो तो एक्वा सॉल्यूशन है, यानी कि अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हम पानी लेंगे और पानी के अंदर नमक डालेंगे, तो इसलिए ये क्योंकि वाटर एज अ सॉल्वेंट मौजूद है तो उसको हम एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे। और इसकी एक और मिसाल ये बोतल भी है कोल्ड ड्रिंक, उसके अलावा इसमें कोई मिसाल यहाँ पर मौजूद नहीं है एक्वा सॉल्यूशन की। सो नेचर ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो नेचर जो है वो डिपेंड करती है मास। ये नेचर का मतलब ये है कि जितना मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन बनेगा, उससे ज़्यादा ये कम नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से डिज़ोल्व किस तरीके से होता है? कोई भी हमने सॉलिड पार्टिकल डाले, सॉल्यूट के पार्टिकल अगर हमने डाले इसके अंदर, तो ये आहिस्ता आहिस्ता फैलेंगे और आप देखें कि एक वक्त आया कि ये सारे लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर फैल गए। जो छोटे वाले ड्रॉप्स हैं वाटर हैं, बेसिकली सॉल्वेंट है, और जो पर्पल कलर के ड्रॉप्स हैं या पार्टिकल्स हैं ये सॉल्यूट हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ये फैल रहे हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर, तो दे मेक अ सॉल्यूशन। इसी तरीके से हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सो डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड एंड सेचूरेटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूट का मतलब होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की बहुत कम मकदार है तो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे, और अगर किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में
या सॉल्यूशन में सॉल्यूट की बहुत ज़्यादा मकदार है तो उसको हम कंसनट्रेटेड कहेंगे, ठीक है। और अगर इतनी ज़्यादा मकदार है कि वो मज़ीद हल नहीं हो पा रहा, यानी कि उसकी हल करने की सलाहियत ख़त्म हो गई है, मज़ीद अब हम उसमें सॉल्यूट डाल लें तो हल नहीं हो रहा, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सो मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं। हम किसी चीज़ में ज़्यादा मतलब किसी सॉल्यूशन में हम ज़्यादा सॉल्वेंट को भी हल कर सकते हैं, ज़्यादा सॉल्यूट को भी हल कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में उसको हमें उसकी सॉल्युबिलिटी को हमें बढ़ाना होगा। तो अच्छा जी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखें, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज़ फाउंड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिज़ोल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। बहुत कम मकदार हमने अगर उसमें पुट की सॉल्यूट की तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और अगर ज़्यादा मकदार हमने उसमें हल की सॉल्यूट की तो फिर वो कंसनट्रेटेड है। और अगर इतनी ज़्यादा मकदार हमने उसमें हल की कि वो अब वो मज़ीद हल नहीं कर रहा और नीचे उसके अंदर बैठना शुरू हो गया वो जो भी चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं, तो यहाँ पर वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि अब ये मज़ीद हल नहीं कर सकता। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी को देखें, अगर हम टेम्परेचर के साथ उसका ग्राफ देखें, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसा कि अगर हमें इस सॉल्यूट को भी हल करवाना है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मज़ीद इसको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से वो जो बचा हुआ सॉल्यूट है वो भी इसमें हल होने की गुंजाइश पैदा हो जाएगी। सो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस solubility of gases are different. More gases can dissolve in cold solvent than in hot solvent। देखें, गैसेस के हिसाब से और लिक्विड्स के हिसाब से अलग अलग हिसाब है, ठीक है। अगर हमने किसी सॉल्यूट को हल करवाना है और वो सॉलिड है तो टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ गैस है, गैस को हमने हल करवाना है किसी लिक्विड में, तो ऐसी सूरत में हमें उसको कूल डाउन करना पड़ेगा, यानी कि बोतल्स जो बनती हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनको हम बहुत कूल करके उनके अंदर गैसेस को डिज़ोल्व करवाते हैं। गर्म करके उसके अंदर गैसेस को हल नहीं करवाया जाता। अगर हम उसको गर्म करेंगे गैस सारी की सारी बाहर आ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से नेचर ऑफ सॉल्यूट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। नेचर ऑफ सॉल्यूट किस तरीके से अफेक्ट करता है, यहाँ पर अब देखें कि जैसे कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि टेम्परेचर के बढ़ने से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनकी टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ रही। जैसा कि सोडियम क्लोराइड है, एक सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है और शुगर है। अब इन तमाम में से अगर हम ऑब्ज़र्व करें कि सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने से नहीं बढ़ रही, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड की भी, अमोनियम सल्फेट की भी सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ी, लेकिन मामूली से उसमें चेंज आ रहा है जो बहुत हाई टेम्परेचर कर रहे हैं। लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट और ये शुगर की एक फॉर्म होती है सक्रोज, इन दोनों की आप देखें सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी उनकी बढ़ रही है। क्वांटिटी यानी कि सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है कि कितना ग्राम्स उसमें डिज़ोल्व हो रहा है पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। सो ये चीज़ें हैं कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम हल करवाने के लिए, इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो हल हो जाते हैं, और कुछ नहीं होते। सो विल द सेम सॉल्यूट डिज़ोल्व डिफरेंटली एट डिफरेंट इन अ डिफरेंट सॉल्वेंट। ये देखें, अनडिज़ोल्व आयोडीन है, आयोडीन को अगर हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो हल नहीं हो रहा, और अगर हमने आयोडीन को अल्कोहल सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया तो वह हल हो गया। तो बहुत से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में हल नहीं होते, ठीक है, या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में हल होते हैं और अल्कोहल में, दूसरी चीज़ों में हल नहीं होते। तो मुख्तलिफ़ सॉल्वेंट्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ सॉल्यूट्स मौजूद हैं, तो इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इसी तरीके से किस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने का तरीका ये है कि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो भी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर हम स्टिर करेंगे, यानी कि हिलाएंगे, हिलाना जैसे हम चम्मच से हिलाते हैं, नमक या कोई शुगर डाल के सॉल्यूशन में स्टिर करना, उसको कहते हैं स्टिर, तो उससे भी सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है। सही है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इस तरीके से सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूट का अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें, ठीक है, तो उससे भी
जो सॉलिबिलिटी वो बढ़ जाती है। सरफेस एरिया बढ़ाने से मुराद ये है कि अगर हम सॉल्ट उसमें डिज़ोल्व करवा रहे हैं, तो सॉल्ट, अगर आपने देखा होगा कि सॉल्ट पत्थर की सूरत में होता है, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं अगर हम काले नमक की बात करें स्पेशली, लेकिन अगर हम उसको पीस लें, यानी कि इसको जैसे पिसा हुआ नमक मिलता है हमें बारीक बारीक दानों की सूरत में, तो ऐसी सूरत में अगर हम उसको हल करवाएंगे तो जल्दी हल होगा। और अगर हमारे पास नमक का एक बड़ा पत्थर है, उसको हम हल करवाने की कोशिश करेंगे तो वो निस्बतन देर से हल होगा। तो इसका मतलब ये कि जब हमने उसको पीस लिया तो इसका मतलब हमने उसका एरिया बढ़ा दिया। सो ये सारी चीज़ें हैं। विच ऑफ द फैक्टर्स अफेक्ट बोथ सॉलिबिलिटी एंड रेट ऑफ डिज़ोल्विंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनके क्वेश्चंस के जवाब आपने फाइंड करने अपने अपने कॉन्सेप्ट से जो अब तक बिल्ड हुआ है। विच फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ डिज़ोल्विंग बट नॉट अफेक्ट द सॉलिबिलिटी। रेट ऑफ डिज़ोल्विंग अलग चीज़ है और सॉलिबिलिटी अलग चीज़ है, दोनों में डिफरेंस है, इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करें। अब हमारी क्लास का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप ये रिवीजन कंप्लीट हो गया है इस चैप्टर का। अब इस लेक्चर को अच्छे से तरीके से सुनिएगा और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इस चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।